मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ली है। अर्थात अगर आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर की तरीके से परीक्षा होगी आपकी 6 महीने बाद, अर्थात दिसंबर से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। जनवरी और फरवरी तक होते होते सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लगभग हो ही जाएंगी। तो लगभग दिसंबर और जनवरी मान करके चलो इसी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जानी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि तैयारी आपकी विधिवत तरीके से पाई जाती है। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र, जो भी आप कुछ समझे बोल सकते हैं, उसके चैप्टर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए या आगामी परीक्षाएं जो आएगी 24 में जो छात्र छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे या 25 में, उन सभी की दृष्टि से यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो आज का वीडियो होगा चैप्टर 1 अर्थात यूनिट 1। यूनिट जो होती है लगभग 4-5 चैप्टर को मिला करके एक इकाई बनती है, तो उसी इकाई के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। देखिए इकाई का आपके नाम है भारतीय राजनीतिक आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी उसका बर्थ कैसे, उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट, और राजनीतिक जो प्रवृत्तियां हैं, पॉलिटिकल जो एक प्रकार से विचार है, पॉलिटिकल जो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। खास करके भारतीय राजनीतिक आंदोलन के बढ़ते या फिर उसको बढ़ाने में या उसके योगदान में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, इन तमाम प्रकार के मुद्दों को हमको इकाई 1 के अंतर्गत समझना होता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आखिर ये जानेंगे कि आखिरकार भारतीय राजनीतिक आंदोलन की उत्पत्ति कैसे होती है। और आप देखिएगा इसी में आपको राष्ट्रवाद भी पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा कंपनी के शासन पर ही हम नजर डालेंगे। तो आइए हम विस्तार से पहले तो एक कहानी के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में आपको बोर्ड पर लिख करके आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। कुल ना करके एक ऐसे तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा मेरा, ताकि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आसानी से आपके दिमाग में सारा का सारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। बात की जाए इतिहास की, तो चूंकि जब आप ये आधुनिक इतिहास और पॉलिटिकल साइंस लगभग एक से दिखाई पड़ते हैं और एक होते भी हैं, अर्थात जब भी इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। खास करके एक समय आता है इतिहास का, एक युद्ध है, उस युद्ध की मैं बात करूं। वैसे आपको मैं शुरुआत दौर से बता दे रहा हूं, शुरुआती दौर से। पहले प्राचीन साहित्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्षवर्धन जो है राजा के बारे में नाम सुना होगा। उनके बाद से आप देखिएगा अभी तक हर्षवर्धन तक आते आते लगभग 606 जो है ईस्वी तक या ईसा पूर्व तक आप देखिएगा, ईस्वी तक के आसपास, ईस्वी तक 606 ईस्वी तक हर्षवर्धन का जो शासन था ये खास करके होता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये शासन और भी आगे जब थोड़ा वो चलता है, उसके बाद में 712 ईस्वी का समय आता है। 712 ईस्वी का समय वो समय होता है जब जो होते हैं जो बाहरी आक्रांता हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, वो भारत में आते हैं। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे विदेशी आक्रांता आते थे, लड़ते थे, लौट जाते थे। इस प्रकार से यवन, होड़ हो गए और भी तमाम प्रकार के आक्रांता आए। लेकिन बात की जाए 712 ईस्वी में एक आता है मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा सा इतिहास में बता रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम, हालांकि उतना जरूरी नहीं मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक पृष्ठभूमि तैयार कर सकूं कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है। सबसे पहले उसी को समझेंगे, तभी विस्तार से हम आगे और चीजों को, भारतीय राजनीतिक आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको जान सकेंगे, उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसको जान सकेंगे, और विकास के बाद में उसकी जो राजनीतिक प्रवृत्तियां रही हैं, जो उसके विचार रहे, उन सभी विचारों के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा, फिर यूनिट 2 पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के जो है सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। उस समय ताहिर नाम का राजा जो था वो सिंध पर राज्य कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ही आता है, मतलब कि आक्रमण करता है, जीतता है। 1-2 बार पहले भी तो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए 712 ईस्वी में सफल होता है, धीरे धीरे करके आता रहता है, मतलब एक सिंध प्रांत तक। उसके बाद में आप देखिएगा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ये सब आते हैं। तो खास करके ये सब आते हैं केवल कुछ लूट की दृष्टि से आते हैं, कुछ शासन की दृष्टि से अभी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में जो है इल्तुतमिश हो गए और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, ये तमाम प्रकार के शासन आते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मुख्य रूप से 712 से लेकर के लगभग 1206 ईस्वी की बात की जाए, इस बीच जितने भी आक्रांता आए, मुगल आक्रांता नहीं बोलेंगे, जो तुर्क वगैरह आए, वो सब खास करके आप देखिएगा वो सब केवल जो है पैसे कमाने के चक्कर में, अर्थात भारत से पैसा, मतलब कि क्या, धन लूटने के लिए आए थे। क्या लूटने के लिए आए थे?
धन लूटने के लिए ही आए थे। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, 1206 ईस्वी का जो समय है, 1206 ईस्वी का वह समय, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत पर अब एक प्रकार से जो है शासन हो जाता है किसका, तुर्कों का। तुर्क लोग आते हैं, उसमें आप देखेंगे इल्तुतमिश हो गए और कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके अलावा मतलब ये दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे 5 प्रकार की चीजों का विकास होता है। आप सभी लोगों को पता होगा, इतिहास में खास करके आपने पढ़ा होगा, जैसे कि गुलाम वंश हो गया, ठीक है, गुलाम वंश जो है आपका हो गया। गुलाम वंश के बाद में आपका होता है, जैसे कि गुलाम वंश के बाद में और भी एक वंश आता है, ठीक है, गुलाम वंश, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, लोधी वंश बाद में आएगा आपका, ठीक है, खिलजी वंश हो गया आपका, खिलजी वंश हो गया, ठीक, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ठीक, तुगलक, लोधी वंश हो गया, लोधी सबसे बाद में आते हैं। तो ये देखिए 5 वंश यानी गुलाम वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश रख लीजिएगा, खिलजी वंश के बाद में फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये 4 एक सीरियल से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये सब आते आते लगभग और लगभग 1526 ईस्वी का समय आ जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत का समय जो रहा है भारत में, वो कब तक, कब से कब तक रहा है, तो रहा है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है खास करके इतिहास का, उस युद्ध का नाम है भाई, क्या नाम है उस युद्ध का, पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध। बड़े ध्यान से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का अभी अभी एडमिशन हुआ है, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझने में हमको थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा होगा, मतलब कि ये इतिहास आप जान लें पूरा, तभी आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद मिलेगी और समझेंगे कि आखिरकार पहले की सिचुएशन क्या थी और फिर धीरे धीरे अंग्रेज लोग जब आए उन्होंने किस प्रकार से हम पर शासन करने की एक प्रकार से जो रणनीति बनाई वो कौन सी थी, तभी आप समझ पाएंगे जब इन रणनीति को भी आप जान लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किसकी किसके बीच में, बाबर नाम का व्यक्ति है, वो फरगना से आया है, यानी कि वो शासन का वो आक्रमण करता है किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी ये कहाँ का, ये लोदी वंश का अंतिम शासक है, क्या है, लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। और इसी इब्राहिम लोदी पर बाबर आक्रमण करता है। इसके पास लगभग और लगभग 1 लाख से अधिक सेना थी। कितनी सेना थी भाई, 1 लाख से अधिक सेना थी इसके पास। इसके पास मात्र 25,000 सेना थी, 25 के आसपास, यानी 25,000 सेना के आसपास बाबर के पास थी। तो इस प्रकार से बाबर को इसी के चाचा वगैरह ने ही बुलाया था, ठीक, खास करके घर में थोड़ा सा ये चीजें हुई तो इन लोगों ने ही बाबर को न्योता दिया, बाबर आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और यहीं से 1526 ईस्वी से आप देखिएगा एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है भारत में, उसका नाम है मुगल वंश। क्या नाम है, मुगल वंश की शुरुआत होती है। मुगल वंश में आप देखिएगा कई सारे राजा थे, जैसे मुगल वंश में आप देखिएगा जैसे कि बाबर हो गए, ठीक है, बाबर हो गए, अकबर, सॉरी बाबर के बाद में आपका हुमायूं हो गए, ठीक है, हुमायूं हो गए, ठीक, अकबर हो गए, ठीक, अकबर के बाद आपका जैसे देख सकते हो आप जो है अकबर के बाद में शाहजहां, क्या कौन आता है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर हो गए अकबर के बाद में, ठीक, जहांगीर को रख लीजिए। उसके बाद में और भी जैसे शाहजहां, ताजमहल वाले, ठीक है, इस प्रकार से आप ये सब देखिएगा। तो ये सब क्या है, शाहजहां आते हैं, उसके बाद में फिर आप देखते जो अगला मुगल शासक आता है उसका क्या नाम है, शाहजहां के बाद में उसका लड़का है, उसका लड़का एक दारा शिकोह है और एक और लड़का है वो औरंगजेब, आप सभी को पता होगा, इसने मंदिरों को खूब तोड़ा था, तो औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब की बात की है, औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था, ठीक, इसने खूब कहीं ना कहीं पे अन्याय भी किया है। तो ये चीजें आप समझिएगा। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब आते जाते हैं और औरंगजेब शासन में मृत्यु इसकी कब होती, 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर मतलब इसकी मृत्यु कब होती है भाई, 1707 ईस्वी में। मुगल वंश मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुगल वंश जहां तक चला मुख्य रूप से बहुत बढ़िया तरीके से वो 1707 की डेट है। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको जानने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अभी थोड़ा सा आप समझिएगा, इसलिए हमने बताया चीजें आपको ताकि एक इतिहास के रूप में आपको पता चले कि पिछले लगभग और लगभग 1000 वर्षों में क्या क्या चीजें, घटनाएं घटित हो रही थी और उन घटनाओं के माध्यम से हमको क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार से चीजें हो रही थी, ठीक। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या हुआ उसके बाद में कि आया भैया। देखिए 1707 ईस्वी का जो समय मैंने आपको बताया वो 1707 ईस्वी में क्या होता है, मुगल जो साम्राज्य होता है,
मुगल जो है वंश जो होता है ये अपनी समापन की ओर होता है एक प्रकार से इसके कुकृत्यों की वजह से और लगातार एक प्रकार से मतलब सही तरीके से शासन ना कर पाने की वजह से। और उस समय क्या था कि मराठाओं का उत्कर्ष हो रहा था, ठीक है। किसका उत्कर्ष हो रहा था भाई? मराठों का उत्कर्ष हो रहा था, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, मराठों का क्या हो रहा था भाई? मराठों का उत्कर्ष हो रहा था। और जब इस प्रकार से मराठों का उत्कर्ष हो रहा था और मुगल सत्ता धीरे धीरे क्या हो रही थी? पतन की ओर जा रही थी, ठीक। ये देखिए पतन की ओर जा रही थी। तो इस प्रकार 1707 आते आते आप देखिएगा कि मुगल वंश की नींव जो थी वो अंदर से एकदम से हिल चुकी थी। और इस प्रकार जब उसकी मुगल वंश की नींव पूरी की पूरी हिल चुकी थी, अब इसके बाद में यही का एक डेट और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बात करें 1600 ईस्वी का समय। 1600 ईस्वी के समय के आसपास आप देखिएगा बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में प्रारंभ मतलब आती हैं। और 1600 ईस्वी में अगर बात की जाए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ये भारत में प्रथम आगमन 1600 ईस्वी में होता है। और 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब है इसका शासन होता है। तो यानी कि औरंगजेब से पहले ही मुगल सत्ता मतलब कि मुगल जो एक प्रकार मुगल बोल रहा हूं जो ब्रिटिश सत्ता थी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर रख के यहां पर ब्रिटिश कर लीजिएगा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 15 साल, कितने साल के लिए भाई? 15 साल के लिए एक पत्र जो है पास करवाया वहां की रानी से। और जब 15 साल के लिए उन्होंने कहा कि हाँ पूर्वी राज्यों में हम जाएंगे व्यापार करने के, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आने का उद्देश्य था, कहां आने का? ये और भारत में आने का उद्देश्य नहीं, पूर्वी राज्यों मतलब क्या होता है? पूर्वी राज्यों मतलब होता है जब भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में राज्य की मैं बात करूंगा इसका मतलब क्या ले जाएगा आपका? देश से तात्पर्य इसका लेंगे। अर्थात उद्देश्य क्या था? पूर्वी राज्यों में यानी पूर्वी देशों में क्या करना? व्यापारिक उद्देश्य था। व्यापारी मतलब कि व्यापार करना, व्यापारिक उद्देश्य। और थोड़ा सा इसी को और थोड़ा सा क्यों व्यापारिक उद्देश्य से आए थे? पूर्वी राज्यों में क्या ऐसा चीजें थी? तो पूर्वी राज्य में क्या थे भाई? बहुत सारे क्या थे? मसाले थे। और इन्हीं मसालों की वजह से मसाले थे और बहुत सारी चीजें थी, ठीक। भारत चूंकि सोने की चिड़िया उस समय था, भारत क्या था भाई? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया जो भारत थी इसको कहीं ना कहीं पे इस चिड़िया को लूटने का प्रयास, इस चिड़िया से बहुत अंडे लोगों ने निकाले। अर्थात जिस प्रकार से एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी थी वो सोने की अंडा देती थी, तो भाई रोज एक अंडे देती थी। तो उसके मालिक ने सोचा कि क्यों ना इसको खिलाने पिलाने से अच्छा है यक्के दिन मार के और सारा अंडा निकाल ली और बाद में फिर राजा हो जाए यक्के दिन में। तो वो ऐसा सोचा। तो ये लोग क्या थे, जितने भी जो पश्चिमी देश आजकल अपने आप को बहुत ब्रिलियंट और बहुत बड़े समझते हैं, ये लोग क्या करते? दूसरों देशों पर, भारत पर निर्भर हुआ करते थे। उस समय क्या था आपको एक पता होगा, एक नाम आपने ध्यान रखा होगा, वास्को डिगामा। बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, बस थोड़ा सा एक पॉइंट वो आपका समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको एक विस्तृत जानकारी होगी किसी विषय में। और जब भी आप लिखेंगे अपने एग्जाम में आपको एग्जाम में नंबर बहुत अधिक मात्रा में देगा, ये विश्वास मानिए। थोड़ा सा अगर राजनीतिक आंदोलनों के उत्पत्ति के बारे में समझना है, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को जानना परम आवश्यक है। और यही आपका प्रथम चैप्टर भी होता है, उसकी पृष्ठभूमि। क्योंकि पृष्ठभूमि बनेगी तभी उसी पृष्ठभूमि से जो आंदोलन होंगे उनकी उत्पत्ति होगी ना, होगी कि नहीं होगी? बोलिएगा। बिल्कुल होगी। चलिए, तो वास्को डिगामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वास्को डिगामा जो आया था ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। ये कहां पर आया था भाई? ये प्रथम, इसके पहले भी कुछ आया, लेकिन वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी का डेट याद रखिएगा। ये इस समय कहां पर आया था? भारत में आया था। और भारत की खोज करने का श्रेय इसी को आया था। भारत की क्या करी थी? खोज करी थी। अब बहुत ज्यादा प्रश्न उठता है कि भैया भारत की खोज जब वास्को डिगामा ने करी थी तो उससे पहले क्या भारत नहीं था? क्या वास्को डिगामा ने भारत को बनाया था? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जलीय मार्ग के द्वारा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। अर्थात इसने भारत पहुंचने के एक मार्ग की खोज करी थी, ना कि भारत देश की खोज करी थी। भारत की खोज करने वाला कौन होता है यार? भारत तो बहुत पहले से विद्यमान है। या कहा रह जाता है कि ना जो है जब या जामवंत के बारे में जिस प्रकार से कहा जाता है, ना सूर्य था, ना चांद था, ना धरती था, ना आकाश था, ना पाताल था, तब जामवंत जवान था। तो उसी प्रकार से जब कोई देश अपने आप को सोच नहीं पा रहा था, उस समय की अगर मैं बात करूं, जब
पूरे देश में सभ्यताओं का नामो निशान नहीं था, तो भारत एक ऐसी सभ्यता का सूत्रपात कर रहा था, भारत एक ऐसी सभ्यता में जी रहा था, उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से जब लोग सभ्यता के बारे में जानते नहीं थे कि सभ्यता होती क्या है, तब भारत में सभ्यता विद्यमान थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी थी, वास्को डी गामा ने जलीय मार्ग के द्वारा भारत पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। उन लोगों को यह नहीं पता था कि भारत इस जलीय मार्ग से भी जाया जा सकता है, तो उसने भारत की खोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जलीय मार्ग की खोज करी थी, ठीक है। और आया यहाँ पर तो लगभग और लगभग बहुत ज्यादा तिगुना चौगुना उसको क्या हुआ, मुनाफा होता है। मसाला चूंकि केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचता है प्रथम बार 1498 ईस्वी में, कालीकट स्थान में पहुंचता है, वहां पर व्यापार करता है, मसालों का व्यापार करता है और मसाले यहां से ले जाकर के, और मसाले लोग क्यों आते थे यहाँ पर खरीदने के लिए, आपको मैं बता दूं एक सीक्रेट, मसाले इसलिए यहाँ पर आते थे चूंकि क्या होता था कि जो पुर्तगाल है या फिर जो यूरोप की कंट्रीज है, जो भी यूरोप के देश है, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, जो यूरोपीय देश है उनकी बात की जाए, यूरोपीय देशों की, तो उन देशों में एक खास करके आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब कि वो ठंडे एरिया है। कहां पर, वहां पर भाई ठंडी ज्यादा होती है, और ठंडी होने के कारण से क्या होता है भाई, वहां पर जो फसलें होती हैं सही तरीके से नहीं हो पाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो फसलें जिस प्रकार से अपने यहाँ पर फसल उत्पादन हम लोग कर लेते हैं वहां पर नहीं होता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां पर जैसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको मार करके, और क्या करते हैं, पहले के लोग एक गड्ढा बना लेते थे, उसी गड्ढे में उस जानवर को रख देते थे, नीचे वहां पर नमक वगैरह रख देते थे, और ठीक है, और वहां से मसाला वसाला नीचे डाल देते थे, और ऊपर भी मसाला वसाला रख करके जिस प्रकार से एक अचार सा जाता है, उसी प्रकार से उस जीव को बीच में रख करके नीचे नमक और मसाला वसाला खूब रख देते थे, उसके ऊपर भी, और इस प्रकार से उस गड्ढे में रख करके उसको एक प्रकार से उसको सुरक्षित रखा जाता था ताकि वो खराब ना हो, और जब उनके पास भोजन की कमी होती थी तो जाकर के फिर वही चीज वो खा लिया करते थे। तो इस प्रकार से ये चीज करते थे। उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में हुआ क्या कि ये लोग अभी तक जम्मू कश्मीर, चूंकि भारत की बात की जाए तो भारत आपको पता ही होगा, ये भारत है आपका, तो ये भारत की अगर बात की तो यहां तक आप देखेंगे ये जो एरिया है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद में फिर ऐसे चला जाओ तो यमन, फिर यहाँ पर ऊपर यूरोप आपका पड़ जाएगा। तो यहाँ से लोग ऐसे चले आते थे, यहाँ से सीधे भारत में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से, और मसाले यहाँ से यहाँ पर जाते थे। तो इस प्रकार से ये चला आता था। अब क्या था कि यहाँ पर मान लेते यूरोपीय कंट्रीज देश है, अब यहाँ से इनको आना था कहाँ पर भाई, भारत में, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, तो इसके नीचे नीचे से ये जो है वास्को डी गामा यहाँ तक पहुंचा था, इस प्रकार से भारत की खोज करी थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये मतलब कि वास्को डी गामा का किस्सा इसलिए हमने बताया क्योंकि उनको मसालों की आवश्यकता थी, इसीलिए वो आया था, और जब यहाँ से वो बहुत ज्यादा कमा करके गया तो यूरोपीय कंट्रियों में एक होड़ सी लग गई कि भाई उधर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी देशों में बहुत ज्यादा धन है, और उसी धन को कमाने के लिए बहुत सारी कंपनियां एक प्रकार से, मतलब कि बहुत सारे लोगों का संगठन अपने अपने सरकारों के पास जाता गया, देशों के, फ्रांस के लोग गए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब लोग अपने देश की सरकार से 10-10, 15-15 सालों का चिट्ठा लेकर के कि 15 साल हम जा रहे हैं विदेश में व्यापार करने के लिए पूर्वी राज्यों में, और वो लोग हमारे यहाँ पर आते गए, और इस प्रकार से क्या हुआ, वो लोग हमारे यहाँ पर आते गए, और आने का कारण क्या था, व्यापारिक उद्देश्य था। यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि जो कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आती है वही कंपनी बाद में चल करके क्या करती है, भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है। फूट डालो राज करो की नीति अपना करके एक राजा को मिला करके उसको कुछ लुभावना दे करके, उसको कुछ धन संपदा दे करके, और दूसरे राजा के प्रति विद्रोह करवाता था, दूसरे राजा से उसको लड़वाता था। और भारत की भी स्थिति उस समय क्या थी कि बिगड़ी हुई थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजा थे, आपस में ही लड़ा करते थे, और इस प्रकार का जो एक प्रकार से पूरा का पूरा माहौल मिल गया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भारत के पास नहीं था जिस पर सभी एक प्रकार से अखंड भारत के रूप में शासन कर रहे थे। जो अखंड भारत का सपना महाराज कौटिल्य ने देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पूरा किया था, वो धीरे धीरे करके विखंडित हो गया, छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत का टुकड़ा हो गया था। और इस प्रकार से उसी टुकड़े पर कहीं न कहीं पे एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से लड़वाने का प्रयास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करना प्रारंभ करती है। पहले धीरे धीरे करके 1757 का ये युद्ध लड़ती है, अभी मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं उस पर। तो इसलिए हमने बताया चूंकि वास्को डी गामा के द्वारा ही पता चला कि भारत
एक ऐसा देश है जो कि सोने की चिड़िया कहलाता है। वहां पर बहुत सारी चीजें होती, तो यहाँ से कच्चे माल लेकर के और वहां पर पके माल, मतलब कि जैसे यहाँ से कपास की खेती हम लोगों से करवाते, नील की खेती करवाते, और उसके बाद में यहीं से वो मटेरियल जाता, जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, यही भारत से लेकर के जाते और वहां इंग्लैंड में मशीनों का प्रयोग करके उसको एक प्रकार से वस्तु बना करके, कपड़ा बना करके और भी चीजों को बना करके हमारे पास भेज देते और दुगने दामों पर उसको बेचते, तिगुने दामों पर। यानी कि माल भी हमारा और मुनाफा भी हम इसे ले रहे हैं, जबकि देना चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खास करके भारतीय राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती गई। थोड़ा सा और इसके आगे तक समझेंगे, उसके बाद में और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों विदेशी, मतलब कि क्यों अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में एक आक्रोश की भावना उठ करके हमारे समक्ष आती है। उस आक्रोश को जानने के लिए थोड़ा सा और आपको जानना पड़ेगा, आप समझते हैं। तो ये 1600 ईस्वी में जो कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी की अगर मैं बात करूं खास करके, तो ये धीरे धीरे करके 1612 ईस्वी तक आते आते आप देखिएगा एक कंपनी का निर्माण करती है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये एक कंपनी थी, अभी तक क्या थी, एक कंपनी थी। अब ये धीरे धीरे करके क्या करती है, ये कंपनी अब चूंकि मुगल सत्ता जो थी वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं नाम मात्र की सत्ता थी। आप देखेंगे वैसे तो मुगल सत्ता 1857 ईस्वी में भी बैठे थे बहादुर शाह जफर कि हाँ भाई हम मुगल बादशाह है, भारत के जो है बड़े पद पर आसीन थे, लेकिन बस नाम मात्र के थे, कोई उनकी वैल्यू नहीं थी। जो कोई भी आता था, मुगल सत्ता मान वैसी हो गई थी कि कोई भी आकर के इनको लूट पाट के निकल जाया करता था, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो और चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से ये लोग क्या थे, अब एक नाम मात्र के वही बचे थे, कोई शासन वासन सही तरीके से नहीं चल रहा था। औरंगजेब जब तक था तब तक ठीक तरीके से शासन वो कर रहा था। इसके बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देखिए, और यहीं पर जो है एक प्रकार से तिकड़ी चल रही होती। तिकड़ी मतलब कि जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है, क्या चल रहा होता है, त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष आपको नई चीज लग रही होगी, त्रिकोणीय संघर्ष मैं अभी बता, त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष की अगर बात की जाए मेरे भाई, त्रिकोणीय संघर्ष जो होता था, चूंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां थी। चुनौती ये थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सामने कि भारत पर जो शासन करना है, भारत में व्यापार करना, तो पहले से, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच, फ्रेंच, डेनिश ये सब ऑलरेडी आ चुके थे, और अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सभी कंपनियों से भी लड़ना था, और भारत के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े राज्य बटे हुए थे, उन राज्यों से भी लड़ना था। अर्थात अब ये लड़ाई तिकड़ी हो गई, अर्थात तीन तरीके से हो गई। क्या था, तो एक क्रिकेट मैच की तरह इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं चुनौती क्या थी कि जो इस समय जो फ्रांस था, फ्रांस ईस्ट यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी बहुत बेस्ट काम कर रही थी, और दूसरी चुनौती थी जो भारत के राज्य थे छोटे छोटे, उनकी चुनौती थी, और तीसरे में अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ये जो थी एक प्रकार से, ये खास करके अगर बात की जाए, ये जो थी और ये जो थी, यानी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो राज्य थे, इन तीनों में क्या हो रहा था, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। देखिए, फ्रांस की कंपनी यहां पर चूंकि स्थापित हो चुकी थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये चाह रही थी कि अगर ये रहेगा, अगर फ्रांस वाला रहेगा यहां पर, तो हम भारतीय राजाओं को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना पाएंगे, मूर्ख नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, भाई देखिए, जब मान लेते हैं कि दो दुकान बगली हुए, तो जो मान एक ही दुकान अगर आपके गांव में होगी तो दुकानदार आपको खूब बढ़िया से पहनाएगा, लूटेगा, ठीक है। चीनी 32 रुपए किलो बाजार में मिलेगी तो वो 35 रुपए 40 रुपए किलो आपको देगा, मतलब जितने दाम ले सकेगा। लेकिन वही बगली दूसरा दुकान खुल जाए, दुई दुकान हो जाए तो क्या हुए, अब दोनों में तालमेल बैठे की अगर ये 32 ना चीनी दे है तो ये कहे हम 31 में दे भाई, तो इस प्रकार से क्या होगा, तो कंपटीशन चलेगा। तो अब कंपटीशन चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी को क्या करे, यहां से खदेड़े, यहां से भगाए। अब क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला धावा तो इस पर था, और इसके बाद में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, यहां से खदेड़ा।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन करने के एक प्रकार से तरीके से मन बना रही थी धीरे धीरे, और इसको भगाया। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय जनमानस पर, भारतीय खुले एक प्रकार से जो वातावरण था, खुला मंच था, उस पर व्यापारिक उद्देश्य की से आई एक कंपनी अब उसका बोलबाला हो गया था। अब वो क्या कर रही थी, मात्र एक ऐसी कंपनी थी जो कि भारत पर पूर्ण रूप से क्या कर रही थी, अपना व्यापार कर रही थी खुले मंच पर आकर के, और जो कुछ मन में आता था उसी हिसाब से ये व्यापारिक उद्देश्य कर रही थी। राजाओं को टैक्स अधिक मात्रा में दे दिया करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ये जो भारतीय राजा होते छोटे छोटे, इनको रुपया पैसा देकर के, चूंकि रुपया पैसा इसके पास था, लुभावना देकर के ये इन राज्यों को मना लेती थी और इनके यहाँ पर टैक्स देकर के इनको व्यापार किया करती थी। जैसे आज कोई कंपनी आए भारत में और व्यापार करे और मोदी जी को टैक्स दे दे, तो वो कंपनी यहाँ पर रहने लगे, धीरे धीरे क्या करे, खूब पैसा कमा ले, उसके बाद में क्या करे, चुनाव लड़े या फिर कुछ करे, और एक प्रकार से या युद्ध लड़े। पहले चुनाव ना तो होते नहीं थे, युद्ध लड़े और जीत जाए, फिर दिक्कत। तो इस प्रकार समझिए। तो अब जब फ्रांस का पत्ता काट दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो अब बचा कौन, राज्य बचे। अर्थात ये तो गेम से बाहर हो गया, आईपीएल से फ्रांस। अब बचा कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो भारतीय राज्य हैं ये पहुंच गए भैया सेमीफाइनल और फाइनल में, खासकर फाइनल में मान लेते पहुंचे। अब जब फाइनल में पहुंच जाते हैं, उस समय क्या था, उस समय भाई कुछ जो है छोटे छोटे राज्य थे, चूंकि एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और केंद्रीय सत्ता के अभाव में ही खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मुख्य रूप से भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। तो आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अब क्या था कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी तरफ क्या कर रही थी, वो अपनी तरफ जो था वो राज्यों को आकृष्ट कर रही थी, किसी प्रकार का साम दाम दंड भेद करके वो अपना रही थी। इसी श्रृंखला में एक युद्ध होता है, इसी श्रृंखला में एक युद्ध होता है भाई, उस युद्ध का क्या नाम है आपको पता ही होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी की डेट है। देखिए जो कंपनी 1600 ईस्वी में आई, 1612 तक अपनी स्थापना करती है, धीरे धीरे करके शासन करती है, अभी हाथ पांव जोड़ कर किसी तरीके से भारतीयों को मैनेज करती है, वह कंपनी क्या करती है, एक युद्ध भी लड़ती है 1757 ईस्वी में। इसके बाद प्लासी के युद्ध का, बक्सर का युद्ध होता है 1757 की डेट के बाद में। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, अभी मैं और आगे चलकर चर्चा करता हूँ। चलिए थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। ये त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ उसमें खास करके पहले तो यूरोपीय कंपनियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से खदेड़ा, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ने का काम इसका पूरा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद में क्या हुआ भाई, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध मतलब उसके कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में आप देखिएगा जो प्लासी का युद्ध होता है, यहीं से कहीं ना कहीं भी आप देखिएगा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अर्थात जो ब्रिटिश, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, BEI, ब्रिटिश ईस्ट, BEI, ठीक है, C, तो BEIC अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ये क्या कर रही थी, 1757 ईस्वी में इसने जान लिया कि भारतीयों के पास कितना पावर है, और एक को अगर मारेंगे तो दूसरा इसको बचाने के लिए समाज में या दूसरा राज्य नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में पहले से लड़ रहे थे। अर्थात देखता था कि मान लेते कोई ए नाम का राजा था और कोई बी नाम का राजा हुआ करता था, दोनों के बीच में अगर संघर्ष मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो रही थी तो ये क्या करता था, मान लेते हैं उसको ए पर कब्जा करना था तो ये किसके पास जाता था, जो BIC थी ये बी के पास जाती थी, इससे हाथ मिलाती थी, और हाथ मिलाने के बाद में क्या करती थी, ये दोनों मिलकर के, इसकी सेना मिलती थी और इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सैनिक वैनिक रखने का प्रारंभ कर रही थी, और जब सैनिक, इसके सैनिक और इसके सैनिक मिल करके आक्रमण करते थे किस पर, ए पर। अब ए जाहिर सी बात है कमजोर हो गया, और जब ए कमजोर हो गया तो इसको लूट लिया। लूटने के बाद में क्या किया, कहा बी वाले से राजा से कि अब तुम इस पर जो है तुम्हारा ये अधिकार होगा कुछ मात्रा में, बाकी मतलब कि तुम आंतरिक मामले देखोगे, बाकी मुझको तुम
खूब मात्रा में क्या दोगे, पैसा दोगे, टैक्स दोगे, और इसके अलावा क्या करोगे, अभी मेरे अधीन ही आएगा, जो बड़े मामले होंगे वो मैं करूंगा इस राज्य पर, ए वाले राज्य पर, और सारी चीजें होगी। फिर बी को मिलाया। अब मान लेते हैं कोई सी देश है, कोई सी देश मतलब की राज्य था, उसको अपने मतलब की उसको उस पर विजय प्राप्त करना था, तो बी की सेना को फिर भेजा, या फिर ए की जो सेना थी उसको भेज दिया, क्योंकि अभी भी मिल चुका आधिपत्य स्थापित, मतलब की ये कहता था कि जो ए राजा था, या तो फिर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अगर अधीनता आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो या तो फिर ये करो कि आप बने रहो, मतलब कि आप शासन पद से छोड़ दोगे, और या तो आप अपने पद पर बने रहो, लेकिन जो बाहरी मामले होंगे उस पे मैं निर्णय लूंगा। अर्थात जब भी मैं किसी जो है राज्य पर आक्रमण करूंगा, या मेरे समझ कोई सिचुएशन परिस्थिति जो है नकारात्मक तरीके से उत्पन्न होगी, तो मैं आपके सैनिकों को बुला लूंगा, ठीक है, यानी कि सैनिक मदद आप देना पड़ेगा आपको, ये बात हुई कोई। तो इस प्रकार से ऐसे सैनिकों की मदद बनाते बनाते एक सैनिक भी बना लिया पूरा का पूरा, और इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कहीं न कहीं पे कुछ मात्रा में क्या कि एकाधिकार धीरे धीरे होने लगा, बंगाल, बिहार, और इसके अलावा जो है इधर आप देखिएगा तो दक्षिण भारत में कुछ इलाके, ठीक, मुंबई, ठीक, इन सभी इलाकों पे थोड़े थोड़े करके ये लोग अपना स्थापन करने लगे। 1757 ईस्वी के बाद से थोड़ा सा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एकाधिकार सा होने लगा। इसका एकाधिकार हो गया व्यापारिक स्तर पर, यानी कि व्यापार पर क्या हो गया, इसका एकाधिकार हो गया, रुपया पैसा खूब कमाया, और इसके अलावा क्या हुआ भाई, और तमाम प्रकार की चीजों का विकास हुआ। इसके अलावा इसके 100 सालों के बाद, 1757 ईस्वी के 100 सालों के बाद अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई जन सामान्य कोई जनमानस का विद्रोह नहीं हो रहा था। बस कुछ मात्रा में मतलब कि एक राज्य दूसरे राज्य से छोटे छोटे राज्य लड़ रहे थे, तो इसको हम जनमानस का विद्रोह नहीं मान सकते हैं। अर्थात अभी तक भारतीयों को यहां तक भी नहीं पता था कि आखिरकार ये जो कंपनी है ये क्या करने के उद्देश्य से आई है और क्या कर सकती है, इसका भी अंदाजा नहीं था। लोग अपने अपने राजा के प्रति वही रचनाएं लिख रहे थे, अपने राजा के प्रति ही उन्हीं की आश्रित। और ये समय आपको पता होगा कौन सा समय चल रहा था, ये चल रहा था रीति काल का समय चल रहा है, जब आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे थे लोग, ठीक है, ये उस समय के काल है। रीति काल मतलब कि जो राजा थे वो भोग में, वो विलासिता में और नाना प्रकार के कुकृत्यों में जुटे हुए थे। एकता का कोई सूत्रपात नहीं था, कोई बंधुत्व का भाव नहीं था, और इसी बंधुत्व के अभाव में, बंधुत्व का भाव चूंकि था नहीं, बंधुत्व का क्या था, अभाव था। लोग एक दूसरे को अपने यहाँ के ही भारतीय नहीं जानते थे कि हम एक ही देश के हैं। अर्थात भारत जैसा कोई देश तब था नहीं। अखंड भारत का जो सपना चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो उन्होंने स्थापित किया था, वो भंग हो चुका था, वो टूट चुका था। और अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये पता चल गई थी, वो दिमागी थे, उन लोगों ने ध्यान लगाया कि यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता तो है ही नहीं, ये बिखरा हुआ एक जो है एक जन समुदाय, ये बिखरी हुई एक संपत्ति, ये लोग इसका यूज ही नहीं कर पा रहे, आपस में ही लड़ रहे हैं। और उसी का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जब उसको लगा 1757 ईस्वी का जब वो जीतती है युद्ध, उसके बाद में क्या लगता है उसको, अहम ब्रह्मास्मि। अब वहीं से वो प्रारंभ करती है अपनी लड़ाई, और लगभग 100 वर्षों तक खूब चूसा भारतीयों को। और जब लगभग 100 साल का जो इतिहास है, 100 वर्षों के इतिहास में जब कंपनी ने खूब टटोला, खूब लूटा, खूब जो है नोचा घसोटा भारतीयों को, इन्हीं से माल बनवाते, इन्हीं से सब कुछ करते। और यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो बात की जाए, खास करके जो भी सैनिक वगैरह होते थे, तो जो छोटे स्तर के यानी कलर यानी बाबू वाली नौकरी जो होती थी, बाबू वाली नौकरी, छोटे छोटे पद जो हुआ करते थे, वो पद इंडियन के लिए ये लोग रखते थे। और उसके बाद में क्या करते थे, जो बड़े अधिकारी पद यानी कर्मचारी इंडियन बनेगा, अधिकारी वो ब्रिटेन का ही व्यक्ति बनेगा। इस प्रकार से लोग करते रहे। 100 वर्षों का समय बीता, और इसी 100 वर्षों में भारतीयों के मन में ये लगने लगा कि भैया कुछ बात तो थी चाणक्य में, कुछ बात थी चंद्रगुप्त में, कोई था समुद्रगुप्त, कोई था कनिष्क, कोई था अशोका। इस प्रकार से उनको लगने लगा। अर्थात अब उनको इतिहास की झलक दिखाई पड़ने लगती है। और इसी समय तक आते आते आप देखिएगा 1857 ईस्वी की जब क्रांति होती है, उससे पहले हिंदी साहित्य में भी एक क्रांति का संचार हो रहा था।
अर्थात बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा था, जिसके माध्यम से रेडियो टेलीविजन का विकास हो रहा था और आम जनमानस अब विचार और भावों के आवेग को एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। अपनी भाव भंगिमा को अपने देश की जनता तक पहुंचाने में राजा महाराजा और जो है एक प्रकार से जो कवि या लेखक थे वो सक्षम हो पा रहे थे। अब जनमानस को यह लगने लगा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हम पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है। और जब इस प्रकार से बातों का पता भारतीयों के मन में कब चला? 100 वर्षों के बाद। 100 वर्षों के बाद समय आता है 1857 ईस्वी का, भारतीय इतिहास का 1857 ईस्वी का समय प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम। ठीक, ये स्वाधीनता संग्राम जो है भाई, ये स्वाधीनता संग्राम या इसी को 1857 की क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति बोलते हैं इसी को भैया। ठीक, तो ये क्रांति भी थी, यानी कुछ लोग तो, कुछ भारतीय मनीषी, कुछ भारतीय विचारक, कुछ विदेशी विचारक मनीषियों ने, किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने स्वाधीनता संग्राम कहा और किसी ने क्या कहा? क्रांति कहा। अर्थात 1857 ईस्वी का यह जन विद्रोह, कुछ लोगों ने तो इसको क्या कहा? जन विद्रोह कहा। क्या कहा? जन विद्रोह कहा। ठीक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझने वाली बात यहां पर यह है कि 100 वर्षों में कंपनी का शासन एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जनता के मन में एक द्वेष, एक लगा जनता को कि हाँ ये कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है और उनके मन में आंदोलन करने के प्रति आशा उत्पन्न होती है और लोगों को एक दूसरे के प्रति, मतलब कि उस समय तक आप देखिएगा यातायात के साधनों का विकास हो चुका था, प्रेस मीडिया का विकास हो चुका था, पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा था, हिंदी साहित्य की रचनाएं लिखी जा रही थी। वही समय है जिस समय भारतीय युग का सूत्रपात होता है 1850 ईस्वी में और शुक्ल जी 1844 ईस्वी से मानते हैं। उसी में 1857 की क्रांति होती है। जब लेखनी बोलती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबकी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे क्या करने लगती है? सभी लोग एक प्रकार से डरने लगते हैं। अब वो चीज यहाँ पर कहना उचित नहीं, यानी कि तो फिर दिक्कत है। लेखनी पर अगर कभी भी, यानी कि चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है, अगर उसके माइक में उसके दम है तो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? लथेड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से प्रश्न करके, मतलब लेखनी में पावर बहुत ज्यादा है। कहा नहीं गया है, जैसे कि आप वीर गाथा काल की रचनाओं को बहुत सुने होंगे। यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खाऊ खाए मर जाए, धई दो डोला समर खेत मा, जे जीते ते ले उठाए, रिम झिम भाला बरसाए, वह मैदानन के बीच मझाए। इस प्रकार से दांत उखारे भवरा नर कहते, दिल लिम करे दुआरे चार। इस प्रकार से 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। अर्थात ये सब वीरतापूर्वक रचनाएं लिखी जा रही थी इस प्रकार से कि वीर तुम, मतलब कि वीर तुम बड़े चलो तो बाद की रचनाएं हैं। आप देखते हैं उस समय तमाम प्रकार की ऐसी वीरतापूर्वक, वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जा रही थी, चाहे वो अलग अलग व्यक्ति ही क्यों ना हो। और आगे चल करके आप ये जो सूत्रपात है 1857 ईस्वी के बाद की जो द्विवेदी युग आएगा हिंदी साहित्य में, वहां पर भी आप यही सब देखिएगा कि राम नरेंद्र त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती रचना, ये सब ऐसी रचनाएं थी जिसको पढ़ने के लिए, भारत भारती को पढ़ने के लिए जो अहिंदी भाषी थे, यानी कि जिनको हिंदी नहीं पता थी, उन लोगों ने हिंदी सीखी। और मुंशी प्रेमचंद के जो है कुछ उपन्यासों को भी बैन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ताकि वो जन संचार में बता रहे थे कि हाँ ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे थे। ठीक, तो ये सब 1857 की क्रांति के बाद ही चीजें उत्पन्न हुई। जब क्या हुआ? प्रथम अगर राष्ट्रवाद की उदय की मैं बात करूं, सबसे पहला राष्ट्रवाद का उदय यहीं से होता है। यहीं पर आपका राष्ट्रवाद का उदय भी समझ लीजिए। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, खास करके
राष्ट्रवाद का उदय। एक दिन हम समझेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, विस्तार समझेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। लेकिन ये एक 1857 की जो क्रांति थी ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निभाने का काम की। 1857 ईस्वी में क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। मंगल पांडे एक मतलब की ब्राह्मण जाति के थे, जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति थे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अर्थात इसके अलावा यज्ञोपवीत पहले से व्यक्ति क्या था, माना जाता है पवित्र, स्वच्छ माना जाता है और वो उसका पालन करना पड़ता है। अर्थात अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वा अभ्यंतरा शुचि। वो आंतरिक और बाह्य रूप से उसको पुंडरीकाक्ष भगवान पवित्र करते हैं जो व्यक्ति पवित्री और यज्ञोपवीत धारण करता है। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात्, यज्ञोपवीत जो है उस प्रजापति की भांति स्वच्छ पवित्र होता है। जो प्रजापति को आप सभी लोग जानते होंगे, दक्ष प्रजापति। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद का उदय भी यही से होता है। और 1857 क्रांति का जो मूल पहले से प्लानिंग हो रही थी कि क्रांति करनी है, क्योंकि बहादुर शाह जफर से लेकर के जो वहां पर बैठे थे दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह वो, और इसके अलावा वहां कानपुर में तात्या टोपे, यहाँ झांसी की रानी, इसके अलावा बिहार में कुंवर सिंह, इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों के अलग अलग सूरमा, अलग अलग वीर जो थे वो लोग बातचीत करके एक प्लानिंग कर चुके थे कि 1857 की जो डेट को हुआ ये कांड, यानी कि जो ये मतलब कि ये विद्रोह हुआ या स्वतंत्रता संग्राम प्रथम हुआ, इसमें क्या हुआ, ये 2 दिन पहले हो गया था। और क्या था, चूंकि उस समय आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना तो था नहीं कि आज जिसको चाहो उसको ट्रोल करके जो भी चाहो वो करवा लो, ठीक। तो पहले ये सब तो था नहीं, पहले प्लानिंग हुई तो भाई रेडियो के माध्यम मतलब उसके माध्यम से जो भी कुछ था उस समय, ठीक, तारवार का विकास जो था उसके माध्यम से बातचीत हुई होगी, मीटिंग भी हुई होगी, ठीक, सम्मेलन हुआ करते थे बड़े बड़े, उसमें चीजें हुआ करती थी। तो उन सभी के माध्यम से था कि भाई क्रांति करनी है, स्वतंत्रता संग्राम करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के विरुद्ध। तो होता क्या है कि मंगल पांडे जो था ब्राह्मण था, और चूंकि उस समय छुआछूत एक प्रकार से जो परंपरा मतलब की वो थी व्यवस्था, वो भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत थी। तो किसी ने मतलब ये जनश्रुति है यानी किंवदंती एक प्रकार से मान सकते हैं, तो किसी ने कहा कि पंडित जी आप तो जो है हम लोगों को अपने नल पे पानी नहीं पीने देते हैं, तो खास करके या आप लोग हम लोगों का छुआ नहीं खाते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, तो आप तो एक प्रकार से जो कारतूस जो वहां पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आप सैनिक हुए, तो आपको तो जो कारतूस है उसमें गाय का जो मांस होता है उसकी चर्बी, गाय की चर्बी से क्या बनता है, वो मुंह से खोलने का काम आता है। सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, इन दोनों का प्रयोग किया था। तो मुसलमान सुअरों से नाराज होते हैं, मतलब कि सुअर की चर्बी से, और जो है हिंदू लोग गाय को माता मानते, तो उसमें फिर दिक्कत है। यानी कि अब हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक भावनाएं आहत हुई यहाँ पर। और जब आप देखिएगा धार्मिक भावनाएं जब आहत होती हैं तो व्यक्ति चाहे इतना पढ़ा लिखा हो और चाहे ऐसा हो तो फिर उसको कुछ सोचता नहीं है। धार्मिकता एक प्रकार, धर्म एक ऐसा वो है जिससे माध्यम से अगर कोई अच्छा या धार्मिक व्यक्ति है तो उसके सामने धर्म की बुराई आप करेंगे तो तुरंत बोलेगा वो। तो यानी कि हुआ क्या कि जब ये कानों में इनके भनक पड़ी, ये गए वहां से पूछे, वहां पे जनरल डायर उन सभी से पूछा कि हाँ ऐसी बात है, उन्होंने कहा हाँ, फिर तुरंत क्या था, गोली निकाला, अपनी पिस्टल वहीं बगल में रखी थी, तुरंत ठोक दिया, काम खत्म। यानी कि इस प्रकार से किया। आप देखिए कि मंगल पांडे ने क्या किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्या की भाई एक चिंगारी मंगल पांडे ने लगा दी। मंगल पांडे ने जैसे ही ये सब किया उसके बाद में फिर सैनिकों के बारे में फिर उस पर उसको एक प्रकार से दिक्कत हुई, फांसी के फंदे के लिए बुलाया गया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि मंगल पांडे की ये चिंगारी या जो बलिदान उन्होंने दिया वो आज देश को कहीं ना कहीं पे स्वतंत्र कराने में मदद होता है। और यहीं से एक चिंगारी भारतीयों के मन में एक विद्रोह भारतीयों को लग गया कि भैया अब या तो एक प्रकार से ऐसी स्थिति आ गई कि ये लोग अब हम लोगों पर शासन करते हैं, हम लोगों को ही मारते हैं। देखिए तो एक प्रकार से विद्रोह हुआ, खूब बड़ा विद्रोह हुआ, जम करके हर एक प्रांत में विद्रोह होना शुरू हो गया। लेकिन एक कमी यह रह गई कि उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, नेता नहीं था। अर्थात बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो वृद्ध थे, वो उतना ज्यादा दिमागी और उतना ज्यादा मतलब कि मैनेज करने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी, वास्तविक चीज है। तो जब मैनेज करने की क्षमता नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो
अलग अलग राज्यों में, जैसे झांसी की रानी इधर जो है लड़ रही थी, ठीक है, कुंवर सिंह बिहार में लड़ रहे थे, तात्या टोपे कानपुर में, यहाँ पर जो है अवध में कोई और लड़। तो इस प्रकार से आप देखिएगा अलग अलग स्थानों पर विद्रोह होते गए, और ये विद्रोह एक प्रकार से भारतीय पूरे मतलब कि भारतीय संपूर्ण एक प्रकार से भारत देश पर आप देखिएगा जो छोटे छोटे राजा थे अपनी अपनी तरफ से वहां से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने लगते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि कोई यानी कि नेतृत्व के अभाव में, एक रणनीति के अभाव में, जब नेतृत्व ही नहीं है, एक प्लानिंग नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, तो बिना आयोजन के, और एक प्रकार से जब आयोजन आपने किया था उससे पहले चीजें हो गई, और नेतृत्व का अभाव सबसे बड़ा चीज है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि इनका संचालन कर सके, जो कि ये बता सके कि हाँ कैसे कैसे और क्या क्या करना है और कब कब करना है, यानी कि कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और क्यों करना चाहिए, और अगर कुछ गलत चीजें होती तो उसकी समस्या का कोई समस्या आती तो उस समस्या का निवारण कैसे होगा। इन तमाम प्रकार की चीजों को करने के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए, सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कोई नेतृत्व करने वाली क्षमता नहीं थी। आप देखिएगा बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली मूवी में हुआ क्या, बाहुबली मूवी में आप देखिएगा कि जो जब जनता एक प्रकार से मतलब कि वो सैनिक लोग भागने लगते हैं तो फिर क्या होता है, बाहुबली स्वयं आता है, उसके बाद में क्या करता है, नेतृत्व संभालता है, और फिर उनकी जो शक्ति है, उनका जो बाहुबल है वो याद दिलवाता है कि बाली समय रवि भक्षली हो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को चताया था कि आप वही हनुमान हो जो छोटे से थे और भगवान सूर्य को लील लिए थे, वो तुम ही हनुमान हो, तुम ही वो हनुमान हो जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। तमाम प्रकार की जो उनकी बल था उनको याद दिलवाया कि पवन तनय बल पवन समाना, ठीक ये चीजें। और कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, कोई ऐसा काम नहीं दुनिया में हे तात जो तुम्हारे बिना संभव न, मतलब कि तुम्हारे लिए असंभव हो, अर्थात हर काम तुम्हारे लिए संभव है, ठीक। तो प्रभसी नगर की जय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। जब भी आप कोई काम करने निकले तो बस प्रभु का स्मरण कर ले, उसके बाद में निकले, 100% वो कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से लंकनी ने यानी जो निशाचरी थी उसने हनुमान जी से कहा था कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारिप करे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई, इस गरुड़ सुमेर रेण समताही राम कृपा कर जितवा जाही। इस प्रकार से बताया उसने, यानी कि जो अभी तक विरोधी थी राम जी की, हनुमान जी को जाने नहीं दे रही थी, मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमन धरनी धर्मनी पुण्य संभार उठी सोलंका, जो रिपान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीन्हा, बिकल हुअस तै कपि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं राम के दूत हनुमान को साक्षात अपनी नेत्रों से देख रही हूँ। ये लंकनी का कथन है। और कोई दूसरे देश में जाकर के अगर वो किसी मतलब कि जिस काम के लिए हनुमान जी गए थे वहां पर भी राम जी की देखिए प्रभुताई, लंकनी को पता था कि एक दिन राम जी के दूत आएंगे। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कुशल नेतृत्व करता वही होता है। जब बांदर भालू बड़े लड़ैया आप देखते हैं थे, लेकिन जब वो लोग राक्षसी, जब देखे कुंभकर्ण आया या फिर और उससे पहले जब सब भगदड़ मच गई, बांदर भालू सब भगने लगे, अबे क्या होगा, ये कितना बड़ा कनक भूधराकार शरीरा, ये जो है हे नाथ देखिए जिसका तन पर्वत समान दिखलाता है, रावण का छोटा भाई है वो कुंभकर्ण कहलाता है। तो वो जो कुंभकर्ण जो पर्वत के समान था वो जब आता है रणभूमि में, बांदर भालू एकदम से भागने लगते हैं। तो नेतृत्व करने का काम हमारे भगवान श्री रामचंद्र ने करा और हुंकारा, मतलब बानर भालू को हुंकारा, हनुमान जी ने हुंकारा, सुग्रीव जो राजा था उसने हुंकारा। इस प्रकार से क्या होता है, जब भी जनता या सैनिक में मतलब कि एक प्रकार से डर का माहौल बनता है तब उसकी शक्तियों को याद दिलवाया जाता है। और वो काम चाहे वो मतलब कि जो हमारे इतिहास है, हमारे ग्रंथ हैं, वो लोग हम सबको सिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग वो अपने धर्म को, अपने सनातन को क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। अर्थात जिस भारतीय संस्कृति की मैं बात करूं, इसमें बड़े बड़े योद्धा हुए, समुद्रगुप्त महाराज जैसे राजा हुए जिसने 100 से अधिक युद्ध को लड़ा और सभी को जीत ही लिया। मतलब एक भी युद्ध उन्होंने हारा ही नहीं पूरे जीवन में। पूरे के पूरे इतिहास को आप उठा करके देखिएगा, एक भी युद्ध हारने का वर्णन मिल ही नहीं रहा है।
आप देखिए नेपोलियन से तुलना की जाती है समुद्रगुप्त की, लेकिन नेपोलियन से ज्यादा महान थे सम्राट कौन? समुद्रगुप्त। उनकी सीमा आप देखिएगा कहां तक फैली थी। उनकी सीमा की बात की जाए विदेशों तक फैली थी, चाइना तक, इधर आप देखिएगा अफगानिस्तान तक, रूस तक कब्जिया रखा था पूरा। आप नेट पर के अभी जाइएगा, नेट में सर्च करिए कनिष्क जब था शासन कर रहा था उस समय का भारत, आप सर्च करिएगा जब शासन कर रहे थे समुद्रगुप्त उस समय का शासन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इस समय के शासनकाल में देखिए भारत का नक्शा कैसा था। गूगल पर जाकर के आप सर्च करिएगा। तो ये सब चीजें जब याद दिलवाई जाती हैं किसको? 1857 के क्रांतिकारियों को। जब ये सब चीजें पता चली और ये सब चीजें दिलवानी पड़ती हैं याद, तब इन लोगों के अंदर एक प्रकार से एक ऐसी भावना का जन्म होता है जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद उससे पहले कुछ नहीं था, मंगल पांडे के द्वारा लगाई गई यह चिंगारी अब आग में बदल चुकी थी और वही आग को लेकर के भारतीय जन समुदाय, जनमानस आगे बढ़ रहा था। उसमें बहुत सारे राजा साथ दे रहे थे, बहुत सारे राजा अभी भी चापलूसी कर रहे थे और इसी कारण से आप देखिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल रहा, अर्थात सफल होते हुए भी, सफल हो जाने के कगार पहुंचते पहुंचते नेतृत्व के अभाव में, एक कुशल नेतृत्व के अभाव में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत की 1857 की क्रांति ये सफल ना हो सकी। लेकिन एक आग जरूर जला दिया दिल में, एक आग हृदय में जरूर बैठा दिया और उसी आग के सहारे बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पानी पी ले थोड़ा सा भाई। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हुआ क्या कि क्रांति वगैरह होने के बाद में यहीं पर एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम को भी थोड़ा सा हम यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर क्या होता है, क्योंकि 1853 ईस्वी में ही आप देखिएगा, 1784 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, इन सभी में चार्टर जो हुआ करता था वो कंपनी के नाम पर ब्रिटेन की जो सांसद होती थी, ब्रिटेन की महारानी, वो वहां से एक चार्टर अधिनियम भेजती थी कि भारत पर कैसे कैसे मतलब कि तुमको शासन अभी तक मतलब कर रहे हो, 15 साल बीत गए हैं, मतलब एक प्रकार से हर 20 साल पर कंपनी के लिए, यानी कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी, ये ब्रिटेन को टैक्स देती थी, ठीक है, ब्रिटेन को धन संपदा देती थी। अब क्या था कि ब्रिटिश की महारानी जो थी उनका नाम क्या था? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया महारानी जो थी उनको ये लगने लगा कि अब ये कंपनी जो है ये भाई अब एकदम से धुआं कर रखी है, और खास करके कंपनी को किस प्रकार से भारत, मतलब वहां से आते थे मतलब कि जो होते थे गवर्नर जनरल, अब उनका नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है 1857 की क्रांति के बाद से। और समय आता है, इसी में आप देखिएगा कई सारे अधिनियम चार्टर आते हैं उसके द्वारा, लेकिन सबसे बड़ा जो अधिनियम आता है यहाँ पर 1800, यानी कि एक साल के बाद में 1858 ईस्वी का समय होता है। 1858 ईस्वी में भारत एक प्रकार से क्या आता है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन का अधिनियम आता है। जरूरी नहीं कि ये भारत शासन अधिनियम जो है 1935 में ही आया है, उससे पहले भारत शासन अधिनियम आता रहता था। यानी भारत में शासन करने का एक अधिनियम बना और उस अधिनियम में क्या कर दिया गया, उस अधिनियम के द्वारा जो शासन 1858 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि उसको लगा जब मतलब कि जन विद्रोह हुआ, और चूंकि विदेशी मतलब कि जो इंग्लैंड के अखबार थे, ब्रिटेन के अखबार थे, उनमें छपा कि भारत में जन विद्रोह हुआ है, इसको स्वतंत्रता संग्राम को जन विद्रोह का नाम दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया को लगा ऐसा, चूंकि वह वहां पर बैठी है समुद्र पार, तो उनको क्या लगा कि वहां पर भारत की जनता कंपनी के विरुद्ध क्या कर दी है, विद्रोह कर दी। चूंकि मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, इसी को आधार बना करके क्या करा, फिर उसने सोचा अब यही बढ़िया मौका है और दांव खेल जाओ यहीं पर। तो कंपनी क्या करी, कंपनी ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम में क्या किया, जो शासन अभी तक भारत पर 1757 ईस्वी से लेकर के पूर्ण रूप से जो कर रही थी 1858 ईस्वी तक कौन कर रहा था, लगभग 250 वर्षों का जो शासन है, यानी कि 1600 ईस्वी में आई कंपनी, जो अभी तक 1857 तक आते थे, 250 वर्ष लगभग पूरे हो चुके थे, वह कंपनी जो शासन कर रही थी, उस कंपनी के हाथों से शासन को किसने छीन लिया, शासन को ग्रहण कर लिया ब्रिटिश
सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने, क्राउन माने ताज, तो ब्रिटिश क्राउन उस समय किसके सर पर था? महारानी विक्टोरिया के सर पर था। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के सर पर जो ताज था वो ब्रिटिश क्राउन का आया था उसी को, और खास करके उसका किसने, मतलब कि अब उसके हाथों में, यानी कि अभी तक जो शासन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को ढाल बना करके ब्रिटेन की संसद कर रही थी, ब्रिटेन की महारानी भारत पर शासन कर रही थी, अब वह ढाल को खत्म करके प्रत्यक्ष रूप से भारत पर इंग्लैंड की महारानी का आधिपत्य हो जाता है। और यहीं से भारतीयों को यह भी लग जाता है कि मेन मकसद कंपनी का शासन करना नहीं, ब्रिटेन को भारत, मतलब ब्रिटेन का भारत को उपनिवेश बनाना था। अब देखिए यहीं से धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद की जो झांकी होती है वो भारतीय जनमानस के हृदय में उत्पन्न होने लगती है। और यहीं से आप देखिएगा वहां से बड़े बड़े लोग जो होते हैं, चाहे वो मतलब कि पत्रकार, यहीं से आप देखते हैं चाहे बड़े बड़े पत्रकार हो, भारतीय पत्रकार हो गए, हिंदी पत्रिकाओं का संपादन होने लगा, खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, क्या हुआ? खड़ी बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली के विकास से इसके अलावा प्रेस का विकास हुआ। ठीक है, प्रेस का विकास हुआ। इसके अलावा जैसे आप देखिए शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षा में क्या हुआ भाई? शिक्षा में सुधार होता है, और शिक्षा में सुधार होने के साथ साथ सभी चीजों में सुधार होता है। शिक्षा में जब सुधार हो गया तो लोगों को लगा, लोगों ने विश्व स्तर की चीजों को जाना, रेडियो टेलीविजन का विकास होना प्रारंभ हुआ, और इससे लोगों को यह पता चला कि जो भारत में हो रहा है ये कहीं ना कहीं पे हमारे साथ गलत हो रहा है। ब्रिटेन का कोई अधिकार है, ब्रिटेन के लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि वो समुद्र पार करके यहाँ भारत पर आकर के आक्रमण करके यहाँ पर रहेंगे, ये खिलाफ है। तो इसके लिए क्या हुआ? 1858 ईस्वी का अधिनियम आया, इसके तहत क्या किया गया? ब्रिटेन की संसद में कानून पारित हुआ। अब भारत पर शासन, यानी कि भारत का जो शासन था, भारत का शासन जो था, अब वो किसके पास चला जाता है? ब्रिटेन की जो महारानी होती है विक्टोरिया, उन विक्टोरिया के हाथों में जो होता है वो भारत का शासन चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप से भारत पर ब्रिटेन का शासन प्रारंभ हो जाता है, और हर समय की, मतलब कि समय समय पर भारत को लेकर के कानून, यानी कि 1909 का चाहे अधिनियम आप देखेंगे, ठीक है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, अर्थात सब अधिनियम अब पारित होने लगे, यानी कि बनने लगे और आते रहे। अब उन सबको तो हम थोड़ा सा समझेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं से प्रारंभ हो जाती है 1858 ईस्वी से। इसके बाद से क्या होगा? इसके बाद से होगा भाई आगे चल करके 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम जो था वो क्या करेगा? आईएनसी की स्थापना करेगा। आईएनसी मतलब क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना करने का श्रेय किसको आता है? A.O. ह्यूम। ठीक है, अलग जो है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम जो था ये आयरलैंड का था, और वहां से जिस प्रकार से यूपीएससी की परीक्षा आज होती है उसी के टाइप की परीक्षा वहां पर हुआ करती थी। तो उस परीक्षा को पास करके ये भारत में शासन करने के लिए आया था। लेकिन इसने जब भारत की चीजों को देखा, भारत में लोगों, जन समुदाय को देखा कि भारत में अत्याचार हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए इसने कहा कि आपकी मांगों को ऐसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद से क्या होता है कि भारत में बहुत कुछ तरीके से, मतलब कि बहुत तरीके से जनता का विद्रोह होता है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं पे उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। वो लोग इसको जन समुदाय का विद्रोह बता करके खत्म कर देते हैं। तो A.O. ह्यूम ने बताया जो है, और खास करके आप देखिएगा जो बनर्जी जी थे, ठीक है, व्योमेश बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सभी को एकत्रित करके A.O. ह्यूम ने क्या किया भाई? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में करी। 1885 ईस्वी में एक संस्था का निर्माण हुआ, और ये संस्था क्या थी? इस संस्था के द्वारा क्या होता था, यानी A.O. ह्यूम ने बताया था कि जब आप एक संस्था के तहत पूरे के पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते के लिए एक संस्था का निर्माण करिए, और उसके बाद में अपनी बातों को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी सरकार के समक्ष जब आप रखोगे तो वो शायद मानने के लिए बाध्य होगी।
तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आईएनसी की स्थापना होती है। प्रत्येक वर्ष इसका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है भाई, अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन की बात की जाए, अलग अलग शहरों में प्रत्येक वर्ष जो होता है, हर साल एक अधिवेशन होता है, एक साल पर एक अधिवेशन होता है, अलग अलग शहरों में होता है। और इसमें भारतीयों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के निवारण हेतु काम किए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें आपके थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, मतलब कि लगभग और लगभग पूरा का पूरा एक सिनेरियो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब 1885 ईस्वी में क्या होता है, जब स्थापना होती किसकी भाई, 1885 ईस्वी में जब स्थापना होती है किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद में बड़े बड़े नेता जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सूर्यनाथ बनर्जी हो गए, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक, या फिर और नेता आते हैं धीरे धीरे करके, आप देखिए मोतीलाल नेहरू हो गए, या इसके अलावा और भी लोग हो गए। तो ये सब लोग जो है कांग्रेस के सदस्य बनने लगते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं इसी कांग्रेस के जो है दल में आप देखेंगे दो विचारधारा, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं बाद में आकर के। इसके पहले भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, और इससे पहले भी आप देखिएगा जैसे कि भारतीय आंदोलन के उदय से पहले आप देखिएगा एक नरम दल और गरम दल इसे बढ़ जाता है, क्योंकि अब भारतीयों को ये लगने लगा था कि ऐसे आजादी नहीं मिलेगी, आजादी क्रांति से मिलेगी, और क्रांति करने के लिए लोग उत्सुक होने लगते हैं। और इस प्रकार से इसमें कांग्रेस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल में वही नेता कांग्रेस के जो आदर्शवादी विचारधारा पर चल रहे थे, गरम दल में वही सभी वो नेता थे जो कि एक प्रकार से क्रांति में विश्वास रखते थे, यानी कि हम भीख नहीं मांगेंगे, आजादी हमारी थी, हमको आजादी चाहिए, हम भीख में आजादी नहीं मांगेंगे, पत्र नहीं लिखेंगे कि हमको आजादी दे दीजिए, हाथ जोड़ करके वो कागज फाड़ करके फेंक दिया जाता हो। मोतीलाल नेहरू ने लिख करके दिया था कुछ, उसको फाड़ करके बाद में फेंक जाता है। तब 1929 में रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहरा करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करते 26 जनवरी की डेट को, जो है उनके लड़के नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि अब आजादी, लोगों को लगने लगा कि अब आजादी तलवे चाटने से, या कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की तलवे चाटने की एक संस्था है, कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा, यानी कि बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी इनकी बातें होने लगी। गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता आते रहे, और एक प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन होने प्रारंभ होंगे। तो अब इसके बाद में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, भारतीय आंदोलनों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और यहीं से राष्ट्रवाद के विकास भी। तो राष्ट्रवाद के विकास में आप देख सकते हैं राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, सामाजिक कारक, ये तमाम प्रकार के कारण थे, और इन कारणों को आप कहिएगा तो मैं चैप्टर 2 में बता दूंगा, ठीक है। चलिए मैं चैप्टर 2 में जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसके कारणों को बता दूंगा, और जब राष्ट्रवाद के उदय के कारण हो जाएंगे तो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो उत्पत्ति होती है यहीं से प्रारंभ होगी, राष्ट्रवाद से खास करके। तो जब राष्ट्रवाद का उदय होगा तो उसमें उसके अंदर विकास यानी तमाम सारे आंदोलन जो हुए हैं उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर राजनीतिक प्रवृत्तियों को पढ़ करके हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। अर्थात पूरी की पूरी यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा, पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी, लगभग 5 से चैप्टर आपका इकाई में आता समाप्त हो जाएगा। तो लगभग आज आपने चैप्टर 1 को विस्तार से जाना, समझा और पढ़ा, तो निश्चित तौर पर आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। 1885 ईस्वी के बाद से आप देखिएगा बहुत ज्यादा क्रांति आती है। 1885 ईस्वी के बाद से कई प्रकार की चीजें आती हैं, कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण होता है, और उसके माध्यम से भारतीयों की जो है इच्छाएं होती हैं वो अंग्रेजों तक जाती है, और अंग्रेज लोग उस पर कानून बनाते हैं, और इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। उसके बाद में जब गांधी जी आते हैं खास करके 1919 ईस्वी में, उसके बाद से आप देखिएगा आंदोलन का सिलसिला चालू होगा, और जब तक आजाद नहीं हो जाएगा 1947 तक, तब तक आंदोलन, 1942 तक आंदोलन चलता रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें करो या मरो का नारा आप देखिएगा जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, वो कहीं ना कहीं पे इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार ये आजादी जो है अब अहिंसा से नहीं बल्कि जिससे मिल सके वो होता। सुभाष चंद्र बोस जी कहां तक चले गए आप देखिए, क्योंकि उस समय आप देखिए वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो था अकेले, इंग्लैंड ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जितने बड़े बड़े देश आज देख रहे हो आप, सब एक तरफ थे, और मात्र जर्मनी जो था, जापान, ये सब इकट्ठा थे। ये सभी लोग, जापान जैसा छोटा सा देश बड़ी महाशक्ति रूस को पराजित कर दिया। तो जब न्यूज में ये बातें आई, नेताजी ने और बड़े बड़े नेताओं ने, भारतीय जनमानस ने भी जाना, अरे बाप रे, छोटा सा ये जापान और रूस जैसे महाशक्ति को, आधी पृथ्वी रूस छकाए हुए है, उस रूस को छका लिया, हरा दिया।
रूस जैसी बड़ी महाशक्ति को जापान जैसे छोटे महाशक्ति के द्वारा हराया जाना, जर्मनी अकेले छोटा सा देश पूरे दुनिया को एक प्रकार से हिटलर शाही आई, एकदम तबाह बोल दिया, एकदम से चौतरफा आप देखिएगा जर्मन में इधर बम दग रहे उधर बम दग रहे, गोलाबारी चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है, सब देश से युद्ध मतलब कि लड़ाओ, जिसको लड़ना है आओ। अगर मुझे लगता है कि जर्मनी जो था अगर और प्लानिंग कर लिया होता, उसको लगा था हिटलर को कि बस मुश्किल मतलब कि बहुत जल्दी 1-2 साल में या 1 साल में लगभग युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला, और उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं पे था जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ कि भारत को छोड़ना है। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ, 1918 तक चला, 4 वर्षों तक, और उसमें आप देखिएगा कि भारतीय जनता जो सैनिक थी उनको भी भेजा गया था युद्ध में लड़ने के लिए इंग्लैंड की तरफ से, और इंग्लैंड किससे लड़ रहा था? जर्मनी से। तो नेताजी ने सोचा कि इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ पर शासन कर रहे हैं और अकेले जर्मनी ने इंग्लैंड को एक प्रकार से कूट रखा है, तो नेताजी एक प्रकार देखिए चुपके जाते हैं और जापान पहुंचते हैं। जापान में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, हिटलर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करी, तो हिटलर जैसा हिटलर अपने ही फेस का कई सारे 4-5 व्यक्ति हुआ करते थे, उनको यानी कि उसको भेजा, अपना कहीं जाता होता नहीं था जल्दी, बहुत रेयर केसों में हिटलर मतलब हिटलर जैसे देखने वाले व्यक्ति। तो जब हिटलर पहुंचा वहां पर तो क्या हुआ कि हिटलर जब वहां पर मतलब कि हिटलर उनसे मिलने के लिए पहुंचा, नेताजी बैठे थे, तो वो हिटलर जो है पहले से हाथ मिलाने के लिए मतलब कि जो आया जो बंतु था, तो उसको नेताजी को लगा कि मतलब कि ये अच्छा मतलब कि नहीं है। तो जब बाद में हिटलर कहा कि नहीं तुम नहीं हो, फिर 2-3 लोगों को रिजेक्ट किया नेताजी ने, लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन नेताजी ने कहा नहीं हिटलर को बुलाइए तभी मिलेंगे। हिटलर जब आए तो उन्होंने, जब नेताजी उठे तब उन्होंने हाथ मिलाया, बताया फिर उनको कैसे आप पहचान गए, अभी तक कोई नहीं पहचान पाया। कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूं, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे, तो मैं आपसे मिलने आया था, इसलिए प्रथम कर्तव्य मेरा कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं मैं और आप मेरा स्वागत करें। इस प्रकार से चीजें बताई उन्होंने। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा आजादी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तो जो भारतीय राजनीतिक आंदोलन है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं पे जो होंगे, इन सब में जो पृष्ठभूमि हमने बताई इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, और खास करके जो ये क्रांति होती है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे राष्ट्रवाद में हम चर्चा कर लेंगे जो है 2nd चैप्टर में विस्तार से कि आखिरकार राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, और भी तमाम सारे यानी कि सांस्कृतिक कारक क्या थे, उन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। वहां से एक प्रश्न लगभग 4-5 नंबर का या 10 नंबर का पूछ रहा था एग्जाम्स में, और यहाँ से एक प्रश्न। तो भारतीय राजनीतिक आंदोलन की उत्पत्ति कैसे होती है या किस प्रकार से हुई, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से पूरा का पूरा जो इतिहास हमने अभी भी आपको समझा दिया है, इसी हिसाब से आप आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से चीजें हुई थी। ओके, क्लियर हो गई बात की आपकी। तो इस प्रकार से हम 2nd चैप्टर में भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक प्रकार से राष्ट्रवाद है उसके उदय के कारणों को समझेंगे, और उसके बाद में हम फिर एक आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चाहे वो और कोई आंदोलन हो। ठीक है, तो सभी आंदोलनों को समझेंगे, और जो इतिहास की घटनाएं हैं जिनके माध्यम से आंदोलनों को एक प्रकार से एक दिशा और एक गति मिलती है, उन आंदोलनों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे एक भारतीय राजनीतिक आंदोलनों के बारे में पता चलेगा, और उसके बाद में हम फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप पूरे की पूरी चीजों के बारे में पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने समझा कि आखिरकार उसकी जो बर्थ हुआ है वो कैसा हुआ, यानी कि जो उत्पत्ति हुई है भारतीय राजनीतिक आंदोलन की, वो उत्पत्ति कैसे हुई है। आप इसी विकास के दौरान राष्ट्रवाद के विभिन्न कारकों को समझेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के जो विभिन्न कारक होंगे वो उसके विकास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ज्यादा मदद करेंगे, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके विकास के में हम राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, और उससे पहले बीच में ही तमाम सारे जो आंदोलन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को आजाद करवाने वाले, उन आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानेंगे हर चीज को। ओके, तो क्लियर होगी बातें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा। तो आपके पेपर का क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। तो जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम समझ लेंगे, उसके बाद आपके पेपर का क्या नाम है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। तो जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझ लेंगे उसके बाद में आप देखिएगा जो है जो भारतीय संविधान सभा गठित होती है और एक कमेटी बना करके वहां से भेजी जाती है 3 सदस्यीय, उसके बारे में प्रारूप समिति यहाँ पर बनती है, भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष होते हैं और BR राव उन सभी को लोगों को सलाह देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे संविधान लिखना, कैसे बनाना है। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद में संविधान का निर्माण किया। उन चीजों को भी हम आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है, इसी को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और उसके अंतर्गत हम राष्ट्रवाद के बारे में समझते हैं, यानी कि लगभग आपकी 5 चैप्टर होंगे, 7 चैप्टर लगभग। उसके बाद में आप देखिएगा कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने, मतलब कि लगभग खत्म हो जाएगी इतनी क्लास में, यानी कि 6-7 क्लास होगी, 8 क्लास, उसमें आपका ये राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के खत्म होने के बाद में आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय, मतलब कि जो एक प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।